नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। अब तक आपने हमारे कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस में जो सांसद बच गए हैं उनका एक नजरिया सुना और देखा। आज मुझे लगा एक नजरिया दूसरी तरफ का भी दिया जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि मॉरलिटी, लीगैलिटी और पॉलिटिक्स का जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है उसमें ये सांसद जो छिटक करके टूट करके चले गए हैं वो प्रलोभन के चलते गए हैं या एकदम से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ नतीजे के बाद जब तृणमूल कांग्रेस कमजोर दिखी तब जो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। ऐसी ही एक सांसद पूर्व सांसद सुष्मिता देव जी हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप पहले कांग्रेस में थी, फिर तृणमूल कांग्रेस में आई, तृणमूल कांग्रेस ने सांसद बनाया और अभी हाल फिलहाल जो 20 लोग छिटक करके गए हैं आप उन सांसदों में नहीं हैं। आपने पहले पार्टी से त्यागपत्र दिया और फिर अपनी सांसदी से भी त्यागपत्र दे दिया है। उन लोगों की तरह नहीं जो 20 हैं जो अभी भी सांसद बने हुए हैं, भले ही वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में ना हो। सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्यों किया, कारण? देखिए, जब मैं पहले तृणमूल कांग्रेस में गई, उनका विजन अलग था, एक नेशनल एक्सपेंशन का, कि बंगाल से बाहर भी वो अपना यूनिट खोलेंगे, वहां पर काम करेंगे, वहां पर उनकी ताकत बढ़ाएंगे। पर 4 तारीख को जो नतीजा आया, मुझे भी दुख हुआ उस नतीजा को देखकर। पर मैं उससे नहीं डरी। मैंने बहुत हार देखा है संकेत जी। जब मैं पहले 16th लोकसभा में आई कांग्रेस से, तब हम सिर्फ 44 एमपीज थे। मैंने तब छोड़ा नहीं, मैं कांग्रेस में रही। पर उसके बाद जो हुआ उसको देख के मैं बौखला गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे विधायक निकल जाएंगे। देखते देखते सांसद भी छोड़ने लगे। फिर जो पब्लिक का रिएक्शन था पार्टी के प्रति, या पार्टी के चुने हुए कई काउंसलर्स के प्रति, जो फलता में हुआ, जो फलता के चुनाव में हुआ, आपने देखा जिस आदमी ने अपने आप को पुष्पा कहा था, वहां पे कांग्रेस लड़ी, वहां पर सीपीएम लड़ी, पर हमारे पार्टी से कोई वहां चुनावी प्रचार में नहीं किया। अल्टीमेटली कैंडिडेट वो विड्रॉ कर गया। इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने कहा कि ममता जी का फोकस, मुझे जितनी राजनीतिक समझ है, उनका फोकस होना हो बंगाल में रहेगा। और ये भी मैं आपके दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि असम में तृणमूल का कोई विधायक नहीं था। मैंने इस इलेक्शन में अपनी टीम के साथ लड़के उनका खाता खोला, हम एक सीट जीत के आए, हमने परफॉर्म किया। पर इस परिस्थिति को देखते हुए मेरा कॉमन सेंस ये कह रहा था कि शायद ममता दीदी के लिए बंगाल से बाहर अब एक्सपेंशन का जो उनका प्लान पहले था, जिसको देखकर मैं आई थी, वो शायद उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ। उसको देखकर भी ये तय हो गया कि ममता दीदी का इतना से बंगाल से बाहर नहीं होगा अगर आप एक नेशनल पार्टी के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरा मिशन था और जो तृणमूल कांग्रेस का विजन था, अगर वही नहीं रहा तो व्हाट इज माय रेलेवेंस इन तृणमूल कांग्रेस। इसलिए मैंने पार्टी भी छोड़ा, और पार्टी ने राज्यसभा का सीट दिया था तो राज्यसभा का सीट भी छोड़ा। सुष्मिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अक्सर ये कहा जाता है और किसी भी पार्टी या किसी भी दल से अगर आप राजनीति में सक्रिय हो तो अक्सर ये बात कही जाती है कि जो भी आपको गिले शिकवे हैं पहले इंटरनल पार्टी फोरम में आप बता दीजिए और उसके बाद आप कोई फैसला लें। क्या कभी सुष्मिता जी ने पार्टी के किसी भी इंटरनल फोरम में ये बात उठाई? क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट आपकी बात अगर कोई सुनेगा तो वो ये समझेगा कि भाई इन्होंने देखा कि अब ये जहाज डूब रहा है, अब इसमें रहने का कोई औचित्य नहीं है, अब मेरे नेशनल एम्बिशंस के क्या होंगे जब ये जहाज ही डूब जाएगा, तो फिर मैं क्या डूबते हुए टाइटैनिक में थोड़ी रहूंगी, तो मैं तो चली बाय। आप कह रहे हैं कि क्या मुझे कुछ डिस्कशन करने का मौका मिला। देखिए, मैं नेशनल वर्किंग कमेटी में हूँ,
की सदस्य थी मैं तृणमूल कांग्रेस में, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें होती है। तो जो वहां हुआ, मतलब समझदार को इशारा काफी। और ये देखिए, ये नैतिक भी नहीं होगा कि उनके टॉप मोस्ट बॉडी मेट्स लाइक द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, वहां पर क्या डिस्कशन हुआ, अगर मैं आज टीवी पे बोल दूं तो शायद मेरे ऊपर कोई भरोसा ही ना करे आगे। पर मुझे जितना समझ आया, मुझे जितनी समझ है, ममता दी के लिए बंगाल से बाहर अभी कुछ करना मुश्किल ही है। मैं नामुमकिन नहीं कहूंगी, पर मुश्किल है। पर ऐसे ये जरूर कहूंगी कि कोई डिटेल्ड डिस्कशन सिर्फ असम या त्रिपुरा को लेकर मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिला मुझे। और जो परिस्थिति आसाम में थे, जिस तरह से लोग पिट रहे थे, जेल में जा रहे थे, जिस तरह से ईडी और सीआईडी के समन्स आ रहे थे, जो वहां चल रहा था, आई मीन इट वाज क्लियर टू मी कि इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, अब देखिए, मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि आप कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में इसी नेशनल फुटप्रिंट की, मतलब वो बंगाल से बाहर निकले पार्टी, उसी मुहिम के तहत आप जुड़ी और आप आई। और फिर बाद में आपका यह कहना था कि आपको यह एहसास हुआ कि वो बंगाल से बाहर पार्टी नहीं निकल रही, उल्टे बंगाल में भी सिकुड़ रही है या घट करेक्ट। रही है। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि एट अ टाइम लाइक दिस, टाइमिंग पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि ये आपने इंतजार क्यों, ये सिकुड़न आपने अभी देखी या आपको आभास पहले से हो रहा था? ये फैसला अभी क्यों लिया? और ये फैसला सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ साथ इतने 64 विधायक और 20 एक सांसद लोकसभा में ये भी निकल लिए। सबको एक साथ ये दिव्य ज्ञान एक ही दिन प्राप्त हुआ कि अब टीएमसी रहने लायक नहीं है। देखिए, वो क्या सोच रहे थे मैं नहीं कह सकती, और उन्होंने ये टाइमिंग क्यों चूज किया मैं नहीं कह सकती, क्योंकि विधायकों के साथ अलग से हाईकमांड का मीटिंग हुआ, वहां पे क्या बातें हुई मैं उस मीटिंग में नहीं थी। पर मेरे लिए ये तय था, मैं समझ गई थी कि नहीं होता। मैं अभी नहीं, अभी ये निर्णय लूं या 6 महीने बाद लूं या 8 महीने बाद लूं, निर्णय तो यही होना था। सो वंस दिस होल प्रोसेस स्टार्टेड, आई जस्ट थॉट दैट इट इज बेटर टू डू इट, अभी करो देन 6 महीने बाद फिर करो। आई मीन, आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट रीजन, आई एम टेलिंग यू व्हाट मैं क्या सोच रही थी, वही मैं आपको बता रही थी। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, मैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, और ना मुझे किसी से सर्टिफिकेट चाहिए। पर मुझे लगा कि परिस्थिति में अगर मुझे अगले 20 साल असम में राजनीति करनी है, और असम के रिजल्ट्स देखिए क्या हुआ, तो मुझे लगा कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन करना ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद होता है। पर मुझे नहीं लगा कि एक और दिन वहां पर बैठ के, आई डोंट थिंक मैं कुछ डिलीवर करने की हैसियत थी मेरी। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए सुष्मिता जी, ये आर्गुमेंट आपका हमने जान लिया। अब क्या है, अब जनता आपको जज करेगी, आपने अपनी बात रख दी सामने। बिल्कुल। हाँ, अब अगला अगला मेरा सवाल है और वो विचारधारा से लेकर के। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो तृणमूल कांग्रेस निकली है, कांग्रेस की ही एक ट्रिब्यूटरी की तरह, कांग्रेस की विचारधारा से ही, मूल विचारधारा से निकली हुई पार्टी है। तो वहां आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर अगर देखा जाए कोई बहुत मतभेद नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी तस्वीर दिखी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ, आपका जी। करीब, आपकी करीबी दिखी बीजेपी की तरफ, आपका झुकाव और रुझान दिखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक नेता के लिए विचारधारा क्या होती है? सत्ता, सत्ता में विस्तार, या फिर कुछ ऐसी मूल चीजें जिनके साथ आप बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते, या फिर ये मॉरलिटी, आइडियोलॉजी, ये सब मैटर ही नहीं करता एक नेता के लिए? व्याकुल हूं मैं, बस इस वजह से जानना चाहता हूं। देखिए, इसका बहुत सीधा जवाब है, सरल जवाब है, मैं कहना चाहती हूँ। कांग्रेस और तृणमूल कहती है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ठीक है, और बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, और कांग्रेस पार्टी भी प्रो माइनॉरिटी पार्टी है। अब जिस
जिस पाठशाला में मैं पढ़ी हूँ शुरू से, मतलब राजनीतिक पाठशाला, मतलब कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वहां के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस ने मुझे बताया है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी की है क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो उन्होंने जो किताबें मुझे पढ़ाई, माय कंडीशनिंग इफ यू लाइक, से आई वाज सीइंग, आई हैव सीन द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी फ्रॉम द लेंस ऑफ कांग्रेस एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सो आज बीजेपी का एक कार्यकर्ता सोचता है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय, आई मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ प्रो मुस्लिम पार्टी, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम पार्टी, कि उनके पाठशाला के हेडमास्टर उनको वो पढ़ा रहे हैं। सो माई कंडीशनिंग टोल्ड मी दैट ये बीजेपी का आइडियोलॉजी है। सच पूछिए तो बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, मुझे सीखना पड़ेगा, फिर मुझे तय करना पड़ेगा कि क्या मैं इसके साथ सहमत हूं या नहीं हूं। और आप पूछ रहे हैं कि क्या आइडियोलॉजी मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि आप कितना भी सत्ता के साथ चले, आप कितने भी पावर के साथ चले, आप मंत्रालय भी ले लें, अगर आप आइडियोलॉजी, अगर आपके अंदर, आप अपने आप को आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं कर सकते, आपको शांति नहीं मिलती है, यू आर नॉट एट पीस। सो प्लीज बिलीव मी दैट जैसे कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, एक कंप्यूटर इज समटाइम्स रीबूटेड, so I have to change my perspective and align myself, which is a, उसमें वक्त भी लग सकता है और टाइम भी लग सकता है। सो मैं तो लकी हूँ, आई एम इन अ कूलिंग ऑफ पीरियड। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं किसी पार्टी में हूँ। तो अब ये इसी वक्त मुझे सीखना पड़ेगा व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी एज पर बीजेपी। नहीं, आप ये कह रही हैं आप विचारधारा आपकी इवॉल्व होगी, अब आप कुछ नए बिल्कुल गुरुओं से कुछ नया पाठ लेकर के अपनी विचारधारा को बिल्कुल। इवॉल्व करेंगी। ऐसा भी नहीं होता संकेत जी कि अगर आप एक पार्टी में हैं, लेट्स से जब मैं कांग्रेस में थी या जब मैं तृणमूल में थी, वॉट एवर द आइडियोलॉजी इज, इट डजंट मीन आई एग्रीड विद एवरीथिंग, यू सी, बट माय कंडीशनिंग वाज दैट आई फेल्ट, मेरे को लगा ये सही है। सो मुझे रिबूट तो करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल उसे अस्वीकार नहीं करती। मैं ये जो आप रीबूट का उदाहरण दे रही हैं, देखिए जब रीबूट किया जाता है तो विंडोज के कंप्यूटर में विंडोज ही खुलेगा रीबूट के बाद भी, ऐसा नहीं है कि उसमें मैकिंटॉश का आईओएस खुल जाएगा। यहां आप तो जो बात कर रही हैं रीबूटिंग में, आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलने की बात कर रही हैं। चलिए मैं कंप्यूटर बदल रही हूँ, आई एम ट्राइंग अ न्यू ब्रांड, एचपी चला लिया, अब एप्पल देखते हैं क्या होता है। सो उस पे भी रिसर्च कर लूंगी मैं। चलिए, ये हो गई बात। अब मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये जो डिफेक्शन को लेकर के बात हो रही है। देखिए, जी ऐसा है कि एक नेता अपने नेतागिरी के कालखंड में वो जिस भी दल में रहे, उसमें बहुत सारी बातें बोलता है। आपने भी बोली होंगी, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोली होंगी। 20 सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, जो छिटक करके गए हैं, अभी एक एनसीपीआई नाम की पार्टी में वो मर्ज कर गए हैं। बहुत सारे जो कानूनविद हैं, उनका ये कहना है ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है लीगली। अगर आप 10 शेड्यूल देखें तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेन पार्टी को मर्ज करना जरूरी है। मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये क्या हुआ जो इन सांसदों ने, आपकी बात नहीं हो रही क्योंकि आप इन सांसदों के साथ जुड़ी हुई थी, एक शाइनी घोष या फिर और सब तमाम, यूसुफ पठान, जितने और सब थे एक साथ जो गए, ये क्या हुआ है एकदम से क्या मन उचट गया? और ऐसा कैसे हो रहा है कि इधर आपका भी मन खट्टा हुआ, उधर शिवसेना में भी 6 लोगों का मन खट्टा हो रहा है, डीएमके में भी 22 लोग कुछ अजीब सा मन खट्टा किए हुए एनडीए की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने संगठित रूप से सब लोगों का मन खट्टा कैसे हो रहा है? देखिए, मैं संक्षिप्त में एक बात कहती हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में सुना है कि बहुत बड़े-बड़े मॉरल लेक्चर्स, नैतिक ज्ञान दिया जा रहा था कि ममता बनर्जी के सिंबल से आप जीते, ममता बनर्जी ने आपको जिताया, आपने कैसे ये किया।
मैं सिर्फ आप महुआ दो मोहित्रा के इंटरव्यू की बात कर रही हैं, अभी कुछ दिन पहले जो हुआ। हाँ। आप सिर्फ मोहित्रा नहीं, आपने बहुत टीएमसी के लोगों को वो किया है, इंटरव्यू किया है। देखिए, सिर्फ मैं दो, उनको, टू। हाँ, मैं सिर्फ उनको आईना दिखाना चाहती हूँ। आप जब 2022 में गोवा गए थे, दोनों गोवा गए हुए थे, उन्होंने वहां पर जब श्रीमती सोनिया गांधी जी का सबसे मुश्किल वक्त था, जब राहुल जी रिजाइन कर गए थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी इंटरिम प्रेसिडेंट थी, उस वक्त 2022 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के इंचार्ज के हैसियत से मैं भी गई थी, बहुत लोग गए थे। वहां पर उनको याद नहीं आया कि एनसीपी का जो एकमात्र एमएलए था वो किस सिंबल पे लड़के आया था, आपने उसको ले लिया। आपने कांग्रेस के फलेरियो को लेकर, जो क्विट प्रो को बोलते हैं ना, उसको आपने राज्यसभा दिया। आपने कांग्रेस के तावर तावर नेताओं को लाके टिकट दिया। वहां कोई क्विट प्रो को हुआ था क्या? आपको पूछना चाहिए था संकेत जी। तो आप मुझे कितने भी कठोर सवाल पूछे, मुझे कोई दुख नहीं है, पर नैतिक ज्ञान देने से पहले, मॉरल लेक्चर देने से पहले अपने गिरेबान में झांक के जरूर देख ले, मुंह खोलने से पहले। इससे पहले कि आप दूसरों को बोले कि ये मेरी बहन है, ये क्यों चली गई, ये मेरा भाई है, वो क्यों चला गया। अरे आपने गोवा में क्या किया? वो भी तो किसी के भाई बहन रहे होंगे कांग्रेस में। चलिए, छोड़िए छोड़िए ये बात। अब आप बोल रहे हैं कि लोकसभा के 20 सांसद क्यों चले गए। उनके पास दो रास्ता था, या वो पार्टी से रिजाइन करके, पोस्ट से रिजाइन करके बाई इलेक्शन में लड़ते, ये एक उनके पास ऑप्शन था। दूसरा था कि 2/3 अगर संख्या उनके पास है तो वो कोशिश करते कि वो इस पार्टी से अलग हो जाए। उनके पास दो रास्ते थे। अब देखिए, अगर एकदम आइडियल सिचुएशन लेना चाहते हैं और बिल्कुल आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो उनको रिजाइन करके फिर बाई इलेक्शन में जाना चाहिए था, मैं मानती हूं। पर अगर आप जिस पार्टी से बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सॉरी, आप जिस पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, आप उस पार्टी से तो बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी को त्याग कर रहे हैं। तो आप किसके सिंबल से लड़ते? शायद भाजपा के ही सिंबल से लड़ते। ये लोग अगर रिजाइन करके चले जाते, जो बार बार महुआ जी और कीर्ति जी बोल रहे हैं, ये तृणमूल के सिंबल से तो नहीं लड़ते, ये किसी और के सिंबल से लड़ते या इंडिपेंडेंट लड़ते। सो आइदर वेज इट वुड हैव बीन एक तरीके का वो डिफेक्शन ही होता। मैं एक सवाल पूछती हूँ, जो लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि रिजाइन करके जाके चुनाव लड़िए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाया जिसका चेयरमैन डेरेक ओब्रायन जी, उनके साथ 3-4 और लोग हैं। ये क्या रहस्य है कि आप भूपेंद्र यादव जी के घर में जिनकी मीटिंग होगी उनको आप एक्सपेल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको भी संख्या चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बाई इलेक्शन होगा तो फलटा वाला हाल तृणमूल कांग्रेस का ना हो जाए, जहां एक नेता नहीं गया, एक कार्यकर्ता नहीं निकला। तो सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड संकेत। सवाल दोनों तरफ से उठ सकते हैं, नैतिक भी और राजनैतिक भी। मैं महुआ जी से पूछती हूँ, एक्सपेल करिए ना आप 20 एमपीस को, क्यों नहीं कर रहे? और बाई नहीं, इलेक्शन में बिल्कुल आइए, करना 20 चाहिए। सीटों में आइए। सुष्मिता जी, बिल्कुल, मेरा मेरा तो ये कहना है कि नैतिकता का जो पाठ पढ़ा, और अक्सर नैतिकता का पाठ वो लोग ज्यादा जोर जोर से पढ़ाते हैं जो खुद उसके उल्लंघन में खड़े हैं। इसी वजह से मैंने बोला कि सारे राजनीतिक को आज की डेट में कोई राजनेता ये लेक्चर दे नैतिकता का तो हंसी आती है, मजाक Exactly. लगता है। वो बात आपकी सच है, लेकिन बात यहां दूसरी है सुष्मिता जी, उसकी तीव्रता की बात हो रही है। मुझे बुखार 100, मुझे अगर बुखार 99 या 100 है वर्सेस मुझे बुखार 104 है या 105 है, तो आज की रेट में लोगों के एकदम से बागी या गद्दार, डिपेंडिंग ऑन विच पॉलिटिकल पार्टी यू आर इन, हो जाने की तीव्रता, वो मैं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देख रहा हूं। एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स ऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो शिवसेना हो, इधर तृणमूल कांग्रेस हो, I उधर agree. डीएमके का सॉफ्ट So, होना, ये क्या हो रहा है? ये बिना सी प्रलोभन के संकेत तो होगा नहीं। जी, मेरा मानना है जो 10th शेड्यूल है उसको या हटा दे या उसमें संशोधन लाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी भी बिल पे अगर आप क्रॉस वोट करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई हम कर देंगे।
हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं विदेश, अलग अलग देशों में, जहां एक्सेप्ट मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस, इसके अलावा आप अपना विवेक का वोट देते हैं। जैसे आप फार्म लॉज ले लीजिए, अगर फार्म लॉज पे डिफेक्शन का चक्कर नहीं होता, मसला नहीं होता, तो शायद कई लोग फार्म लॉ के खिलाफ वोट देते। ये जो डिलिमिटेशन की बात है, शायद नॉर्थ के लोग अलग वोट देते, साउथ के लोग अलग वोट देते। और ये जो कह रहे हैं कि 2/3 सांसद जाके अलग मर्ज नहीं हो सकते या अलग गुट नहीं बना सकते, आपको पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ, तो पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 क्या होता है, किसी को पता ही नहीं। इट्स अ ग्रे एरिया। तो ये सब तो कोर्ट पे छोड़ दीजिए, पर एज ए पार्लियामेंटेरियन हु हैज बीन अ पार्लियामेंटेरियन, मैं यही कहूंगी कि ऐसा कानून मत बनाइए जिसका पालन करना ही मुश्किल है पॉलिटिक्स में, ताकि ये जो गद्दार, कभी मैं उनको गद्दार बोल रही हूँ, कभी वो मुझे गद्दार बोल रहे हैं, ताकि ये मामला ही बंद हो जाए। वी एक्चुअली नीड टू सेट अप ए कमिटी दैट लुक्स इनटू द डिफेक्शन लॉज। इसकी जरूरत है, वरना मैं ऐसा आपसे ही ये जानना चलता चाहता हूं, रहेगा। आपकी बात से मुझे दो चीजें पता चली। एक, जी, या तो कानून ऐसा बना दो कि जिस तरीके से जीत के आए हो उस तरीके से ही रहो, और अगर मन खट्टा हो रहा है तो पद से इस्तीफा दीजिए, अपनी पोजीशन से इस्तीफा दीजिए, पार्टी से इस्तीफा दीजिए, दोबारा लड़ करके आइए। एक तो ये हो गया। और दूसरा, आपका ये कहना है कि ऐसा कानून हो कि जिसका जो मन में आ रहा है वो करे, फिर पार्टी का कोई सिस्टम ही नहीं, फिर इंडिविजुअल तय कर मैं रहा है कि ये उसको कह क्या रही हूं करना। कि अगर आप देखिए, डिफेक्शन लॉ किस लिए बनाया गया था? एक सरकार में एक स्थिरता लाने के लिए, किसी दल के स्थिरता के लिए नहीं लाया गया था डिफेक्शन लॉ। इसलिए आप जो अ, जो क्रॉस वोटिंग का मामला है, ये सब है, उसको सीमित कर दीजिए मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन तक। और बाकी वोट ऑफ कॉन्शियंस होना चाहिए, जैसे 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 प्रेसिडेंट का होता है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देयर इज नो whip in it. So you have to make a robust, अब robust को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, but you have to make a robust law which fits the situation. और ऐसा भी कानून होना चाहिए कि अगर मैं पार्टी छोड़ना चाह रही हूं, मेरे 5 साल के टेन्योर से पहले एक फॉल्ट थ्योरी भी होना चाहिए। क्या ये मेरे दोष की वजह से हो रहा है कि मेरे नेतागण या जिस पार्टी के सिंबल से मैं जीत के आई हूं, जिसने लोगों को वादा किया था कि ये 10 चीजें करेंगे, वो अपने कर्तव्य पालन नहीं करे, तो मैं क्यों फिर चुनाव लड़ूं? मेरे को यू सेट मी फ्री, कम एक कोई हियरिंग स्पीकर के पास पावर दे दीजिए फॉर हियरिंग। अगर अकाउंटेबिलिटी है तो दल नेता का भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मुझे रेफरेंडम में जाना पड़ेगा और आप लूटते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे पार्टी के नेता है और अगर मैं एक चुनी हुई सांसद हूं, हम दोनों का कर्तव्य जनता के प्रति है, हमारे क्षेत्र के लोगों के प्रति है। तो अगर चोरी मेरे पार्टी के नेता के आंखों के सामने हो रहा है, मैं क्यों रिजाइन देके इलेक्शन करूं? आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इट्स कॉल्ड द फॉल्ट थ्योरी इन लॉ। सो ये देखिए बहुत सारी चीजें संकेत जी, बट मे बी वी शुड, हम सबको मिलके डिफेक्शन लॉ को लेकर एक नई सोच लाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये जो कर रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा और जो देख रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि, और मेरा ये आखिरी सवाल है, इस सब के बीच में एक लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत पिलर, खंबा बताया जाता है, उसके बारे में तो चर्चा हो ही नहीं रही है, और वो है जनता, जो बिल्कुल, जिसकी वोट मैं के अधिकार से ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में तो मैं बात होते हुए देख ही नहीं रहा हूं। कहां मैं है? मानती हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। इन अ डेमोक्रेसी जनता से ऊपर कोई होता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली जनता ही आपको जिता के लाएगी 5 साल बाद, या अगर कोई बाई इलेक्शन हो। इट्स अ फैक्ट, पीपल शुड डिसाइड, व्हाई नॉट। पर ये भी तो है कि मैंने टर्न कोर्ट्स को जीतते भी देखा है संकेत जी, आप बुरा मत मानिए। हजार हजार उदाहरण है। नहीं, कर्नाटक तो में ये जब तो मैं हुआ ये था, तो मैं आपकी बात मान ही रहा हूं कि भाई अगर कोई दल बदल लिया, वो किसी और दल में चला गया और वहां से जनता को कन्विंस करके जीत के आ रहे हैं,
जैसे शुभेंदु अधिकारी का ही आप मामला देख लीजिए, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर जीत करके एक दूसरे डिस्पेंसेशन से आए और आज वो बने हुए हैं अपना जो भी। मुझे याद है कर्नाटक में जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, या शायद जो बीजेपी में गए थे, दे फॉट अ बाय इलेक्शन, दे ऑल वन, सारे जीत के आ गए। कभी तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि जनता क्या चाहती है। ये भी एक मसला है, खैर, लेकिन लोकतंत्र में अगर जनता कुछ चाह रही है तो फिर उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश बिल्कुल। का मामला, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जो विधायक थे वो बीजेपी में गए और फिर वहां इस्तीफा दे करके जीत करके आए, तो बिल्कुल। उस बात की इज्जत है, उसमें तो कोई क्या बोल सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ कि महुआ मोइत्रा जी को और कीर्ति आजाद जी को कि आप लोग एक्सपेल क्यों नहीं करते इनको। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बाई इलेक्शन से डर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। आप इतने सवाल कर रहे हैं उन 20 सांसदों को, मैं उन 8 को ये सवाल करती हूँ कि आप लोग एक्सपेल क्यों नहीं कर देते इनको। क्यों रुके हुए हैं आप। बाई इलेक्शन से आप तो नहीं डर रहे। मैं आपको बताता हूं इसको लेकर के तर्क। आप जानती हैं एक एसआईआर एक्सरसाइज है जिसके ऊपर इतना सवाल उठा, इतने सारे लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, अभी उनका मामला चल ही रहा है, इतने में वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, और ऐसे में जब बाय इलेक्शन होगा, देखिए दी एक्यूजेशन इज ये गेम रिग्ड है पूरा सिस्टम। मतलब आप अगर वो जनता की अदालत में भी चले जाएंगे तो फेयर चांस ही नहीं मिलेगा, ये आरोप है। मुझे एसआईआर में 2 चीजें अच्छी नहीं लगी कि जिन लोगों को बाहर किया गया इस चुनाव में, उनको मौका नहीं मिला अपील करके वापस वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना। दैट वाज अनफेयर टू दिस पीपल। दूसरी बात, इतने बड़े राज्य में इतने कम वक्त में एसआईआर करने से जनता को तकलीफ हुई, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं उस राज्य से आती हूँ, असम, जहां एनआरसी हुआ है। मैं जानती हूँ डॉक्यूमेंट्स दिखाना कितना मुश्किल काम है। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, अगर आप समझा सके तो मुझे समझा दे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर तृणमूल 25,000 वोट से जीती थी, इस बारी वहां 40,000 वोट काट दिए तो तृणमूल हार गई। करेक्ट। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिन 40,000 लोगों का वोट काटा, ये कौन सा विज्ञान है कि कोई नेता बोल पा रहे कि अगर ये 40,000 वोट नहीं काटे होते, ये सारे के सारे मुझे वोट देते। सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया और तब मुख्यमंत्री थी दीदी, वो जब गई, उन्होंने क्या कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों की लड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग किसको वोट डालेंगे, सीपीएम को डालेंगे, कांग्रेस को डालेंगे, बीजेपी को डालेंगे, पर इनको इनका वोट का अधिकार नहीं कटना चाहिए। तो उसी को खींचते हुए मैं बोलती हूँ कि जो 40,000 लोग का नाम नहीं था और आप कह रहे इसकी वजह से मेरा 25,000 का मार्जिन खा गया, वो कौन कह सकता है कि वो 40,000 लोग अगर वोटर लिस्ट में वापस आ जाते कि वो तृणमूल को देते कि कौन से पार्टी को देते। इट्स अ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन संकेत। 2 and 2 is not 4 in this situation। नहीं, फेयर इनफ, लेकिन ये है कि देखिए वो जीते और हारे कोई भी, लेकिन अगर किसी का नाम कटा है और उसको अगर राइट नहीं मिल रहा है कि वो अपना केस आर्ग्यू कर सके या अपने वोटिंग के अधिकार को लेकर के लड़ सके, तो फिर एक प्रॉब्लम है। जीत और हार से उसका कोई संबंध नहीं। मैं आपसे सहमत हूं कि अगर आप अपील करके वापस नहीं आ पाए, एक चुनाव में आप वोट नहीं डाल पाए, वो तो उनका वोट अधिकार छीनने के बराबर ही हो गया। मैं तो मान रही हूं आपकी बात। चलिए, बहुत रोचक चर्चा हुई। हमने सोचा था कि संक्षिप्त रखेंगे, लेकिन बातें ऐसी हैं कि वो फिर वो निकलती ही चली गई। सुष्मिता जी, अगर संकेत जी एडिट करेंगे तो ठीक से करना। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं इसमें कोई दल बदल नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।